चमचमाती सर्दी की रात थी। आसमान में झलमिलाते तारे और घने जंगल के बीचों बीच एक लकड़ी की झोपड़ी सी नजर आ रही थी। झोपड़ी के बाहर आग जल रही थी। 4 औरतें आग के पास बैठी हुई दिखाई दे रही थीं। सबके चेहरे एक अलग ही कहानी बयां कर रहे थे। ठंडी हवा के झोंकों के साथ दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था। शालिनी ने अपना शॉल ठीक करते हुए कहा, ये ठंड तो जैसे हड्डियों में उतर रही है। अच्छा हुआ आग जला ली, वरना जम ही जाते। ठंड तो है, पर डरावनी कहानियां सुनने के लिए ये मौसम परफेक्ट है। क्यों ना कुछ दिलचस्प कहानियां सुनाई जाए? हाँ, लेकिन डरावनी होनी चाहिए, ऐसी कि रोंगटे खड़े हो जाए। तभी जंगल के पथरीले रास्ते पर कदमों की आहट सुनाई दी। सभी औरतें चौकन्नी हो गईं। ये आवाज कैसी थी? तभी अंधेरे से एक लड़की अपने बैकपैक के साथ आती हुई दिखाई दी। उसने गर्म जैकेट पहन रखी थी और वह कांपती हुई झोपड़ी की ओर बढ़ रही थी। मुझे माफ करिएगा, मैं अपनी मंजिल से रास्ता भटक गई हूँ। क्या मैं थोड़ी देर यहाँ रुक सकती हूँ? आओ, बैठो। यहाँ सभी अपनी आखिरी मंजिल जानने के लिए ही रुके हैं। यहाँ आराम से बैठो और आग के पास गर्मी ले लो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? थैंक यू, मेरा नाम अंजलि है। सब औरतों ने बारी बारी से अपना नाम बताया। अंजलि को देखकर माहौल थोड़ा सहज हो गया। तो अब पहले कौन कहानी सुना रहा है? कौन सी कहानियां? यहाँ सभी डरावनी कहानियां सुना रहे हैं। तुम्हें डर तो नहीं लगेगा ना? जी नहीं, मुझे बहुत मजा आएगा। मुझे डरावनी कहानियां सुनना बहुत पसंद है। देख लो, यहाँ 4 अनजान औरतों के साथ रात के अंधेरे में डरावनी कहानियां सुनकर डरोगी तो नहीं? Not at all. I'm so excited. शालिनी ने आंखों में चमक लाते हुए कहा, तो चलो मैं सुनाती हूँ। ये कहानी नहीं, हकीकत जैसी है। मैं खुद गवाह हूँ। कहानी सुनने के बाद शायद आप सब यकीन न कर पाए। अजय और अंकिता की कहानी। शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा घर था। उस घर में अजय और अंकिता अपनी शादीशुदा जिंदगी बड़ी खुशी से बिता रहे थे। वैसे उनके पास सब तरह की खुशियां थीं, लेकिन जिंदगी में एक कमी थी। उनके नसीब में बच्चे का सुख नहीं था, इसीलिए वो दोनों दुखी रहते थे। जैसे जैसे दिन बीतते रहे, अंकिता उसी गम में डूबने लगी थी। अजय, शादी को 6 साल हो गए हैं। हर बार उम्मीद करती हूँ मैं कब तक ये सब सहूंगी। अंकिता, मैंने कहा ना, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने भी कहा है कि थोड़ा समय लगेगा। डॉक्टर के पास तो कब से जा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। अंकिता ने एक दिन अजय को एक तांत्रिक के बारे में बताया, जो उन्हें बच्चे को पाने के लिए मदद कर पाए। पहले तो अजय ने उसे मना किया, लेकिन उसकी जिद के आगे आखिर उसको भी हार माननी पड़ी और वो दोनों उस तांत्रिक के पास गए। एक सुनसान कुटिया थी जहां तांत्रिक मंत्र पढ़ रहा था। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र और खोपड़ियां लटकी हुई थीं। उन दोनों ने तांत्रिक को उनकी परेशानी बताई। वो सुन के तांत्रिक ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे नसीब में संतान है, लेकिन रास्ता कठिन है। इसके लिए तुम्हें एक औरत की बलि देनी होगी। उसकी आत्मा तुम्हारे बच्चे के रूप में जन्म लेगी। अजय और अंकिता के चेहरों पर दुविधा के भाव थे, लेकिन अंकिता ने अजय को मना लिया। वो किसी भी हालत में अपना बच्चा चाहती थी और उसे पाने के लिए
वो कुछ भी करने को तैयार थी। अजय, अगर ये हमारा आखिरी उपाय है तो हमें करना होगा। क्या तुम मेरे लिए ये नहीं कर सकते? तुम नहीं चाहते हमें अपना वारिस मिले? मैं चाहता हूं, लेकिन किसी की बलि देना। अजय प्लीज, तुम्हें मेरे प्यार की कसम, पहले हम यही उपाय करके देखते हैं। मुझे यकीन है इस बार हमें सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, अगर तुम्हें यकीन है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अजय और अंकिता को बलि के लिए एक औरत की जरूरत थी, लेकिन उन्हें कहीं भी ऐसी औरत नहीं मिल रही थी जिसके मरने से किसी को संदेह नहीं होगा। उन्हें जल्द से जल्द बलि की तैयारी करनी थी, इसीलिए ना चाहते हुए भी उन्हें एक वैश्या का सहारा लेना पड़ा। अजय और अंकिता को एक लीला नाम के वैश्या के बारे में पता चला। शहर के एक सुनसान जगह पर एक कोठे पर वो लीला से मिलने गए। लीला साधारण कपड़ों में थी, लेकिन उसकी सुंदरता छुपाए नहीं छुपी थी। आप लोग क्या चाहते हैं? हमें तुम्हारी मदद चाहिए, बदले में तुम्हें बहुत से पैसे मिलेंगे। पैसे से ज्यादा बस एक आम जिंदगी चाहती हूँ, लेकिन मुझे पता है वो मेरे नसीब में नहीं है। तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें दिलाने में हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन प्लीज हमारी मदद करो। बहुत सालों से मेरी कोख सुनी है, हमने बहुत प्रयास किए लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये आखिरी मौका है हमारा, तुम्हें मेरे बच्चे को जन्म देना होगा। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अच्छा ठीक है, मैं तैयार हूँ। लीला को उन दोनों ने झूठ बोलकर अपनी बलि के लिए तैयार किया। बलि के दिन उसे बच्चे के लिए पूजा करनी है, ये बोलकर तांत्रिक के पास लेकर गए। तांत्रिक मंत्र पढ़ रहा था। कुटिया के कोने में लीला बैठी थी। लीला को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। कुटिया में मोमबत्तियों की रोशनी मध्यम हो रही थी। तांत्रिक अपनी आवाज ऊंची करते हुए मंत्र पढ़ रहा था। ओम लिंग क्लिंग अट्ट भट्ट स्वाहा। ओम लिंग क्लिंग अट्ट भट्ट स्वाहा। एक तेज हवा चलने लगी और कुटिया के अंदर चीजें गिरने लगी। लीला को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। बलि का समय आ गया है, उसे लेकर आओ। नहीं! की बात सुनकर लीला वहां से भागने की कोशिश करने लगी। तभी अंकिता ने उसे दबोच लिया और खींचकर उसे हवन के पास लेकर आई। वो अपने बच्चे को पाने के लिए हैवानियत पर उतर चुकी थी। तुम ये ठीक नहीं कर रही हो, तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला है। चुपचाप हमारी बात मानो। वैसे भी तुम जैसे लोग जिंदा रहने के लायक नहीं होते। तुम्हें जिंदगी में कोई अच्छा काम करने का मौका मिल रहा है। लड़ने की कोशिश की, उस चक्कर में अंकिता के हाथ में खरोंच आ गई और खून बहने लगा। अजय उसकी मदद के लिए आया और दोनों ने मिलकर लीला को पकड़ लिया। तांत्रिक ने अपना आखिरी मंत्र पढ़ा और एक जोरदार वार किया। लेकिन तभी लीला की आत्मा उसकी आंखों से बाहर निकलकर सीधे अंकिता की ओर बढ़ गई। अंकिता ने डरते हुए कहा, ये क्या हो रहा है? वो आत्मा मेरी तरफ आ रही है। अजय, अजय! अंकिता को होश आया तो वो अपने कमरे में बैठकर थी। उसका पति अजय उसके पास बैठा था। उसके उठते ही अजय ने उससे कहा, अब सब ठीक हो गया। मैंने इस तांत्रिक को पैसे दे दिए हैं और इस लीला के शरीर को भी ठिकाने लगा दिया है। मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया। इतना कहकर अजय ने उसे गले लगा लिया। मैं अब ठीक हूँ मेरे प्यारे पति अजय, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। अंकिता के चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी और उसकी नजरें सामने खड़े असली अंकिता की आत्मा पर थी।
उस दिन लीला की आत्मा ने अंकिता के शरीर पर कब्जा किया और अंकिता की जान चली गई। बाकी औरतें खामोशी से उसकी तरफ देख रही थीं। ये कहानी तुम्हें कैसे पता? तुम? हाँ, मैं वही अंकिता हूँ जो अब आत्मा बनकर भटक रही है। मेरा शरीर मुझसे छिन गया और लीला अब मेरी जगह जी रही है। तुम्हारे साथ ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। तुम अपनी जगह पर सही हो, पर क्या करें, ये दुनिया ऐसी ही है, हमें कभी समझ नहीं पाई। क्या तुम्हारे साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है? हाँ, लेकिन कुछ अलग तरह से। क्या हुआ तुम्हारे साथ? मेरी शादी 1 साल पहले तांबा गांव के एक लड़के से हुई थी। तांबा एक छोटा सा आदिवासी गांव है जो अपनी परंपराओं और रिवाजों के लिए मशहूर है। मैं शहर की लड़की थी और इन सब बातों से बिल्कुल अनजान। शादी के बाद जब मैं पहली बार तांबा पहुंची तो मुझे गांव के रिवाज थोड़े अजीब से लगे। वहां की सबसे विचित्र प्रथा थी डंक। जैसे ही किसी औरत के गर्भवती होने का पता चलता, गांव में 9 महीने तक डंक बजाया जाता था। कहते हैं ये एक श्राप से बचने का तरीका था। मैंने इस बात को हंसी में उड़ा दिया। आखिर ये तो सिर्फ एक अंधविश्वास ही था ना। पर फिर मेरे साथ अजीब घटनाएं होने लगी। कभी कभी मुझे रात में लगता कोई मेरे कमरे के बाहर खड़ा है। अजीब अजीब से सपने आते। एक बार मैंने अपने बिस्तर के पास खून के निशान तक देखे। मैं डरने लगी, पर मैंने अपने पति को कुछ नहीं बताया। एक दिन जब मेरी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो मेरे पति मुझे गांव की दाई अम्मा के पास ले गए। दाई अम्मा ने मुझे देखा, कुछ जांचा और फिर उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने मेरे पति की ओर देखा। ये तो 3 महीने से गर्भवती है। मुझे यकीन नहीं हुआ। मैं गर्भवती थी 3 महीने से। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, पर दाई अम्मा की चिंता मुझे और डरा रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं गर्भवती हूँ 3 महीने से, पर मुझे कैसे पता नहीं चला? बेटी, यही तो समस्या है। 3 महीने निकल चुके हैं और अब ये मामला बहुत गंभीर हो गया है। गंभीर? ऐसा क्यों? गर्भवती होना तो खुशी की बात होनी चाहिए। आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? तुम्हें इस गांव के श्राप के बारे में पता नहीं है। कई पीढ़ियों पहले की बात है। इस गांव में एक आदिवासी महिला थी। वो बिना शादी के गर्भवती हो गई थी। गांव वालों को ये बात बहुत घिनौनी लगी। उन्होंने उसे और उसके अनजन्मे बच्चे को मार दिया। क्या? उन्होंने उसे मार दिया? कैसे लोग थे ये? और उस महिला ने क्या किया? मरने से पहले उस महिला ने गांव को श्राप दिया। उसने कहा कि अब इस गांव में कोई भी गर्भवती स्त्री बच्चा पैदा नहीं कर पाएगी। उसके श्राप ने इस जगह को बांध दिया। तो क्या मेरे साथ भी वही होगा? क्या मेरा बच्चा भी? सुन बेटी, उस श्राप को शांत करने का एक ही तरीका है। उस समय एक तांत्रिक ने उपाय बताया था। उन्होंने कहा था कि एक डंक जो एक गर्भवती औरत के पेट की चमड़ी से बना हो, उसे उस आदिवासी महिला की अस्थियों की राख से अभिमंत्रित किया जाए, तभी ये श्राप शांत होगा। डंक? और वो डंक बजाने से क्या होगा? गर्भवती होने के बाद पहले महीने से लेकर 9वें महीने तक हर महीने में अमावस्या के दिन एक बार डंक बजाना जरूरी है। ये डंक श्राप को शांत रखता है और गर्भवती महिला को और उसके बच्चे को सुरक्षित रखता है।
पर मैंने तो 3 महीने से कुछ भी नहीं किया, डंक नहीं बजा। अब क्या होगा अम्मा? क्या अब सब खत्म हो गया? यही बात मुझे डराती है बेटी। 3 महीने तक डंक न बजने से श्राप जाग चुका है। अब इसे रोकना आसान नहीं होगा। तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को इस श्राप से बचाना मुश्किल है। कोई तो रास्ता होगा अम्मा, प्लीज कुछ तो करो और मुझे और मेरे बच्चे को बचा लो। हम कोशिश करेंगे बेटी, पर ये आसान नहीं होगा। इस श्राप को शांत करना अब लगभग नामुमकिन है। तुम्हें बहुत साहस दिखाना होगा। दीपा की आंखों में डर और सवाल थे और दाई अम्मा की आंखों में चिंता। श्राप की सच्चाई और उसका खतरनाक साया दोनों पर मंडरा रहा था। मैं ये सब सुनकर सन्न रह गई। क्या मेरा और मेरे बच्चे का कोई भविष्य नहीं था? दाई अम्मा ने कहा कि 3 महीने से डंक न बजने की वजह से श्राप जाग गया था। क्या ये सब सच है? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे भी पहले इन सब पर यकीन नहीं हुआ, पर जैसे जैसे दिन बीते मेरे साथ कुछ अजीब होने लगा। क्या हुआ? उस रात जब मैं सोने की कोशिश कर रही थी, मुझे लगा कोई मेरे पेट पर हाथ फेर रहा है। मेरी आँख खुली, पर वहाँ कोई नहीं था। ये सिर्फ शुरुआत थी। श्राप के साए ने मुझे और मेरे अनजन्मे बच्चे को अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया था। उस रात के बाद मेरे डर ने मुझे घेर लिया था। जब दाई अम्मा से मुझे श्राप के बारे में पता चला तो मेरे पति और मैंने फैसला किया कि जो भी हो, हम डंक बजाने की प्रथा शुरू करेंगे। मुझे नहीं पता था कि ये कोशिश हमारी हालात को और बिगाड़ने वाली थी। डंक बजाने की रस्म अगले ही अमावस्या के दिन शुरू कर दी गई। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि इससे श्राप को शांत किया जा सकता है। पहले दिन डंक बजा तो मुझे हल्का सुकून महसूस हुआ। लगा शायद ये तरीका काम करेगा, लेकिन वो सुकून ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। उस रात मुझे सपने में वही परछाई दिखाई दी। वो मेरी ओर बढ़ी और गुस्से में बोली, डंक अब मुझ पर कोई असर नहीं करेगा। 3 महीने मुझे अनदेखा करने का अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जा। उसके बाद सब कुछ और बुरा होने लगा। डंक बजाने के बावजूद मुझे हर रात पेट में तेज दर्द होने लगा। मेरे सपने डरावने होते गए। कभी मुझे लगता कि मेरा बच्चा पेट के अंदर चीख रहा है, कभी लगता कि वो मुझसे अलग हो रहा है। जैसे जैसे महीनों का समय बढ़ा, मेरी तकलीफें भी बढ़ने लगी। 7वें महीने में मैं इतनी कमजोर हो चुकी थी कि ठीक से चल भी नहीं पाती थी। अब बहुत देर हो चुकी है। डंक बजाना श्राप को और ज्यादा गुस्सा दिला रहा है। 8वें महीने में मेरी हालत और बिगड़ गई। मेरे शरीर पर अजीब से निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने मेरे पेट पर गहरे नाखून गड़ा दिए हों। हर रात मुझे ऐसा महसूस होता कि कोई मेरे पेट के अंदर कुछ खींच रहा है। मैं चिल्लाती, लेकिन कोई मदद नहीं कर पाता। 9वां महीना शुरू होते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। एक रात डंक की आवाज अचानक तेज हो गई। गांव वाले डर के मारे अपने घरों में छिप गए। मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी जब अचानक मुझे ऐसा लगा कि मेरा पूरा शरीर जकड़ा जा रहा है। मेरे पेट में इतना तेज दर्द हुआ कि मैं चीख भी नहीं पाई। तूने डंक बजाकर मुझे और ताकतवर कर दिया है। अब तेरा और तेरे बच्चे का अंत आ चुका है। इस गांव का श्राप कभी खत्म नहीं होगा। कृपया मुझे और मेरे बच्चे को बख्श दो। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं तो इस गांव की श्राप की प्रथा को और इस श्राप से अनजान थी। मुझे माफ कर दो। माफ? मुझसे माफी मांग रही है?
जब मैं अपने बच्चे के साथ इस दुनिया से खत्म की गई थी, तब इस गांव ने मुझसे माफी मांगी थी। तेरे जैसे लोग मेरी पीड़ा नहीं समझ सकते। मैं तुम्हारी तकलीफ समझती हूँ। मुझे सच में बहुत अफसोस है कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, लेकिन मेरा बच्चा निर्दोष है। कृपया उसे मत छीनो। अगर तुम्हें मुझसे बदला लेना है तो ले लो, लेकिन मेरे बच्चे को मत मारो। लेकिन उसने मेरी तकलीफ ना सुनी। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और मुझे बिस्तर से ऊपर उठा लिया। मेरी यातनाएं बढ़ने लगी। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था मानो मेरे पेट के अंदर जो बच्चा है वो मेरा ना होकर उस चुड़ैल का है और वो मुझे अंदर से नोच रहा है। उस रात मैंने अपने बच्चे को खो दिया और उसके कुछ ही देर बाद मेरी सांसें भी थम गईं। श्राप ने अपना काम पूरा कर दिया। तुम्हारी कहानी बहुत दर्दनाक थी। लोगों के पुराने प्रथा के कारण मासूम लोगों की जान जाती ही आई है। हाँ दीपा, तुम रो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। आखिर इस दर्द भरी दुनिया से हम मुक्त हो गए हैं। तुम्हारी कहानी सुनकर मैं भी एक कहानी आप सभी को सुनाना चाहती हूँ। ये कहानी एक लड़की की है जिसका नाम था प्रिया। प्रिया महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव की लड़की थी जिसने कभी गांव के बाहर दुनिया नहीं देखी थी। जब वो 20 साल की हो गई तो उसकी शादी मुंबई में रहने वाले एक लड़के से तय हो गई। उसका घर मुंबई के एक छोटे सी चौल में था जहां सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। उसकी शादी चौल के पास ही बने एक हॉल में थी, इसीलिए चौल के सभी लोग उसकी शादी में शामिल हुए थे। शादी की सारी रस्में खत्म होने के बाद सभी लोग वापस लौट रहे थे। जब बारात घर के वापस आई तो उन्होंने देखा कि चौल के बाहर एम्बुलेंस खड़ी है और लोगों की भीड़ जमा है। बारात धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। प्रिया सोच में पड़ गई। ये इतने सारे लोग जमा हुए हैं और ये एम्बुलेंस यहाँ क्यों खड़ी है? मुझे भी नहीं पता, शायद कोई हादसा हो गया होगा। तुम घबराओ मत, चलो अंदर चलते हैं। जैसे ही बारात चौल के गेट पर पहुंची, भीड़ के बीच से सफेद चादर में लिपटा हुआ एक शव ले जाया जा रहा था। शव को 4 लोगों ने उठाया हुआ था और उसका हाथ चादर के बाहर लटक रहा था। चारों तरफ सन्नाटा होके माहौल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। ये कौन है? क्या हुआ होगा? मत देखो उधर, चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन प्रिया की नजर तो शव पर ठहरी हुई थी। जैसे ही बारात उस शव के करीब से गुजरी, अचानक हवा का झोंका आया और शव से चादर का कोना हट गया। शव का चेहरा दिखाई देने लगा। वो एक औरत थी जिसका चेहरा खून और मिट्टी से सना हुआ था और आंखें खुली हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो वो प्रिया को ही घूर रही हैं। प्रिया के चेहरे पर डर और हैरानी साफ साफ दिखाई दे रही थी। ये कैसे? इसकी आंखें क्यों खुली हैं? तभी प्रिया को ऐसा महसूस हुआ कि उस औरत ने आंखें झपकाई। उसने आंखें झपकाई थी, मैंने देखा। क्या बकवास कर रही हो? तुमने कुछ गलत देखा होगा, चलो यहां से। भीड़ में खड़े कुछ लोग धीरे धीरे बात कर रहे थे। कहते हैं यह औरत मोबाइल पर बात कर रही थी जब वो पुरानी छत गिर पड़ी, बेचारी वहीं दब कर मर गई। हाँ, लोग कह रहे हैं कि ये बड़ा अपशकुन है। शादी वाले दिन ऐसा हादसा अच्छा नहीं होता। प्रिया इन सारी बातों को सुनकर और ज्यादा सहम गई। यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे डर लग रहा है। तुम बेकार में डर रही हो, चलो घर चलकर आराम करते हैं। कुछ दिन गुजर गए। प्रिया अपने नए घर में धीरे धीरे
घुल मिल रही थी। Like, comment, and subscribe.